नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य की वरिष्ठ लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी मैंने महाभारत देखा था। तो आइए सुनते हैं कहानी। आज तीसरे दिन भी वह नहीं आई। मैं उसका इंतजार क्यों कर रही हूँ? और भी तो लड़कियां स्त्रियां हैं जिनसे मैं रूबरू हो रही हूँ, और हर लड़की के पास अपनी कहानी भी है। ऐसी कहानी जो हमारे परिवारों और समाज को खोलकर हमारे सामने रख देती है। पर्देदारी का करिश्मा है कि आसपास चलता सारा कार्य व्यापार शांत, सुचारू और संतुलित सा लगता है। ढका मुंदा उघड़ते ही वह क्या हो जाता है। चारों ओर अंधेरा, रास्ता खोजने के लिए एक छोटी किरण के लिए तरसती ये आंखें। क्या वह किरण थी? अंधेरे को चीरकर आने के लिए उदात्त प्रकाश रेखा? नहीं, धूमकेतु सी अविकल या आग का गोला जिसे बुझने के खिलाफ जंग लड़नी है। मैं नहाकर उजले कपड़े पहने हुए मेज के आगे कुर्सी पर तैयार बैठी थी आज भी, जबकि अब तक मैंने उसके आने की उम्मीद छोड़ दी या छोड़ देनी चाहिए। खतरों से खेलना मेरा जुनून है, उसने कहा था। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा था। सफेद कमीज, सफेद चुस्त पतलून में गोरे रंग की लड़के नुमा लड़की, बॉयकट बालों में जल्दी जल्दी कंघा फेरने वाली और पैंट की जेब से रुमाल निकालकर झटकने वाली अदाएं उसने लड़कों से ही ली हैं। लंबे कद और हृष्ट पुष्ट शरीर के कारण अपनी छवि में प्रभावशाली थी, या उसके साहसपूर्ण विचार मुझे उसके इंतजार में बेचैन किए थे। हाँ, खतरों से खेलना मेरा जुनून है मैम। ऐसा न होता तो हम अपने बाप के जुल्म सहकर कुंवारापन काट रहे होते और फिर किसी आदमी के गले बंधकर उसको पति मानते हुए रोटी कपड़े के जुगाड़ में उसकी सेवा करके जिंदगी गुजारते। मैं उसकी ओर देखती रह गई। कुंवारी लड़की अनुभवी स्त्री की तरह क्यों बोल रही है? आखिर इसने ऐसा क्या महसूस किया है? मार हमारे ऊपर वहां भी पड़ती। हाँ, वहां बस एक आदमी मारता जिसे बार बार हम अपना मालिक मान रहे होते। मालिक अपने मातहत को सुधारे ना तो क्या करें? हम सुधरने से रह गए मैम। हम यानी मैंने ब्याह नहीं किया। पिता का यह इल्जाम हमारे सिर है। आपसे सच कह रही हूं मैं। अपने फौजी पिता की बेटी, गांव में बदनाम लड़की के सिवा कुछ नहीं। कारण यह है कि शादी से मना किया तो इस इनकार के खुफिया तरीके से कारण खोजे गए, एक से एक भयंकर कारण। मुझे लगा ब्याह से मुकर जाना भगवान के विधान की तौहीन करना है। इसी की सजा हमें भगवान के नुमाइंदे देने के लिए मचल रहे हैं। कहते हुए उसके गुलाबी होंठों पर वक्र मुस्कान फैल गई और आंखों में कठोरता उभर आई। भगवान? मैम, आपने देखा है? नहीं ना? कुछ किताबें हैं पुरानी। कहते हैं कि हमारे पवित्र पुण्य ऋषि मुनि लिख गए हैं। उन्होंने भगवान को देखा था, प्रभु को पाया था, तब करके ईश्वर को महसूस किया था। बस इसलिए ही वे महात्मा खुद भगवान स्वरूप बन गए। मुझे उन किताबों को पढ़कर बड़ा दुख हुआ कि भगवान को सिर्फ पुरुषों ने पाया, किसी औरत ने नहीं। क्या कोई स्त्री इस योग्य नहीं निकली? क्या सचमुच तुम लड़की हो? मैंने अपना संदेह व्यक्त कर दिया, क्योंकि उसकी आवाज लड़कियों की तरह ना तो सुरीली थी, न धीमी और न पतली। स्वर में अच्छा खासा पुरुषपन था। बोल रही थी ऐसे जैसे किताब लिख रही हो। लड़की से ऐसी आशा कहाँ? वह हंस पड़ी। हंसी में भी छनक खनक नहीं, एक गहराई थी। मैं जो भी हूं मैम, आप तो मुझे लड़की ही मान रही हैं। चलिए, इसी अवस्था में मुझे यह विश्वास हो गया कि लड़की में योद्धा के नक्श दबे रह जाते हैं, ऐसे ही जैसे औरत ने शास्त्र लिखने की ताकत दबाए रखी। इस दब्बूपन के चलते ही उसकी जिंदगी की डोर दूसरों के हाथों में सरकती गई। मेरे मन में रह रहकर ऐसे ही विचार आते हैं। आप देख रही हैं मुझे? कोई लड़की नहीं कहेगा, मगर मेरा नाम ब्रजबाला है नहीं, था यह नाम। 5वीं कक्षा में थी, उम्र थी 11 साल। इम्तिहान होने वाले थे। वह दिन मुझे आज भी याद है,
क्योंकि उस दिन ने मेरी जिंदगी का रुख बदलकर धर दिया। प्राइमरी में हमारी टीचर थी शेरू गुप्ता। उन्होंने ही कहा था, यह तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा है, इसमें तुम जिस नाम से प्रवेश करोगे उसी नाम से जिंदगी भर चलोगे। अगर तुम में से कोई अपना नाम बदलना चाहता है तो बदल सकता है। मैं अपना नाम क्या रखूं? ब्रजबाला माने गोपिकाएं, मैम ने बताया था। औरतें कृष्ण भगवान से प्रेम करती थीं, उनकी दीवानी थी। वैसे दीवानापन बुरा नहीं होता, क्योंकि यही वह भावना है जिसके जरिए आदमी कुछ कर गुजरने की सोचता है, टीचर ने समझाया था। गोपिकाएं मतलब प्रेमिकाएं। प्रेमिकाएं अपने प्रेम के लिए बड़ी ईमानदार होती हैं। मैंने सब कुछ माना, मगर कृष्ण जिनको ब्रजबालाएं प्रेम करती थीं, वे क्या थे? यह सुना तो कृष्ण ने मुझे बहुत प्रभावित किया। देवताओं से तो मैं सदा ही रूठी रही हूं, क्योंकि वे हमारी मदद के नाम पर जीरो निकले। कृष्ण जी का भी क्या भरोसा, इतने नाम, इतने रूप, और छलिया भी कहते हैं इन्हें। मगर उन्हीं दिनों मैंने महाभारत सीरियल देख लिया। बस मैं कृष्ण की मुरीद हो गई। सीरियल की सीडी को जैसे मैं पूजने लगी और नाम ब्रजेश रख लिया। ब्रजेश, मुझे कृष्ण की तरह अपना लक्ष्य साधना था। लक्ष्य क्या था? यही कि मम्मी को बता दिया जाए, ब्रजेश शादी होकर विदा होने के लिए पैदा नहीं हुई, हुआ। यह हुआ क्यों? मैंने अचानक लिंग परिवर्तन की भाषा पर प्रश्न किया तो ब्रजेश खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं लड़की कहां से लग रहा हूं? इस पुलिस अकादमी में कोई भी खुद को स्त्रीलिंग में व्यक्त नहीं करती। आपने गौर तो किया होगा। नहीं किया तो करिए अब। किया तो था, सोचा कि फैशन के तहत। क्या बात करती हैं मैम? फैशन के तहत नहीं, जरूरत के मुताबिक। जिस समाज में हर मर्दानेपन को इज्जत की नजर से देखा जाता हो, वहां कोई जनानापन कब तक ढोए? यहां तो उनकी गालियां भी पराक्रम दिखाती हैं मैम। तेरी माँ की, तेरी बहन की, कहते हुए चेहरा कितने रौब रुतबे से भर जाता है। औरत के गुप्त अंगों के नाम ऐसे लेते हैं जैसे संभोग की अवस्था में हो। उम्मीद यह करते हैं कि लड़कियां, औरतें शर्माकर आंखें झुका लें। कोई बताए कि इनको माँ बहनों की चिंता है? यही आदर है माँ बहनों का? ये तो इस भाषा का आनंद उठाते हैं। तुम भी क्या ऐसी ही गालियां? नहीं, गालियां जो मर्दों को लगे नए सिरे से गढ़नी पड़ेंगी। मैं हंसने लगी, मगर वह गंभीर था। उसी स्थिति में उठकर चली गई वह। उसकी ड्यूटी का समय हो गया था। मैं सोच रही थी, बात अभी उस छोर को छू नहीं पाई जिससे उसकी कहानी शुरू होनी थी। आज पूरे 4 दिन। तुम आ गए। मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखती हूँ, फिर कहती हूँ, भक्ति करने लगे हो क्या? गले में चेन, चेन में कृष्ण की छोटी सी रंग बिरंगी मूर्ति। फब रहे हो इस छवि में। आ गई मैम आप भी मेरे रास्ते पर, कहकर वह मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। आगे बात बढ़ाई तो बताने लगी। बात क्या है मैम? हमने उस क्षेत्र में पांव बढ़ाए हैं जो अब तक मर्दों का था। पुलिस विभाग, इसे मर्दाना समाज अपनी बपौती मानता है। उनकी हेकड़ी जाती नहीं। हमने भी सोचा बराबरी की हेकड़ी पैदा करेंगे। अगर हम में ताकत नहीं तो संवेदना किस काम की? मुकाबला रो रो कर या फरियादें करके नहीं होता। हर हाल में ताकतवरी चाहिए। और पुरुषों की जमात मानती है कि औरत का रोना ही औरतपन के शील की निशानी है। मेरी माँ इतनी सुशील थी कि जब देखो तब रोती रहती थी। हमारा बाप इतना पराक्रमी था कि टूटी फूटी बैठक में सवेरे से शाम तक दारू पीता रहता। मुझसे बड़ी 4 बहनें उसकी लताड़ और गालियां खाती हुई काम में जुटी रहती। कोई घास लेने गई है तो कोई गोबर डाल रही है, कोई दूध दूह रही है तो कोई चूल्हा सुलगा रही है। घर बाहर का खटराग दिन भर चलता। एक भाई था हमारा जो बस्ता लेकर पढ़ने जाता। माँ क्यों रोती है? उसे कहाँ दर्द है? रोने का कारण समझ में आया कि माँ की तकलीफ बाप का नशा है। नशे का नतीजा माँ की पिटाई है। हम बहनों में जो भी माँ को बचाती, बाप उसे भी पीटता।
भाई जैसे महाभारत के संजय की तरह सारा नजारा देखकर सबको बता देता, मगर बीच में न पड़ता। मैंने महाभारत में देखा था, कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाकर दुष्टों का संहार करते हैं। अर्जुन से कहते हैं, मारो भीष्म पितामह को, जो अन्यायी कौरवों की ओर से लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। क्या मैं अपने बाप को नहीं पीट सकती? इतना सोचा और मैंने अपनी बाहों की ताकत का अंदाजा लगाया। बड़ी बहन ने छिप छिप कर मुझे भैंस का दूध पिलाया है। अब शरीर ही मेरा साथी है। यह स्वस्थ देह बहन और माँ की ओर से लड़े तब बात बने। मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूं, हाथ अब नाजुक नरम कहाँ रहे। माँ को जब पीट रहा था बाप और कहता जा रहा था, कुतिया तेरे बाप का क्या जाता है, मैं तो अपनी पेंशन की पीता हूं, इन लौंडियों का मैं क्या करूं, कह दे भाग जाए किसी के संग। ओ तेरे बाप की, मेरे मुंह से निकला। स्कूल तक पढ़ने जाती थी तो नाक कटती थी, आज जवान लड़कियों के ब्याह की जिम्मेदारी आई तो कहता है किसी के संग भाग जाओ। यह सोचते ही मुझे इतना गुस्सा आया कि बाप को पकड़ लिया और उसे ऐसे पटकने लगी जैसे वॉलीबॉल उछाल उछाल कर पटक रहा हूं। इतना मारा कि जमीन पर लेट गया। माँ इतनी डरपोक कि मुझे ही रोक रही थी। बस मैं चीख पड़ा कि तू कायर है मम्मी, सो पिटती चली आ रही थी। तूने ही इसे हक दे दिया कि यह मनमानी करे। भाई की चुप्पी उसी को ले डूबी। आज भी वह इतना चुप रहता है कि नौकरी के लिए इंटरव्यू नहीं दे पाता। थोड़ी सी खेती ही उसके भरण पोषण का जरिया है। बहनों की शादी माँ ने भैंस पालकर जैसे तैसे की, क्योंकि उनकी योग्यता बस इतनी थी कि वे लड़कियां थीं। उनको जिन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, वे ऐसे थे कि किसी का दूसरा ब्याह था। 3-4 बच्चे पहली पत्नी से थे पालने के लिए। कोई खुद ही इतना बूढ़ा हो चला था कि सेवा करने वाली की सख्त जरूरत थी। किसी के माता पिता ने खाट पकड़ ली थी। सब जानते हैं नौकरानी पगार मांगेगी, पत्नी रोटी कपड़े पर आ सकती है, रति सुख अलग से देगी। माँ फिर भी संतुष्ट है, यह देखकर मुझे बड़ा दुख होता। क्या ब्याह कर देना ही बेटियों के लिए सब कुछ कर देना होता है? ऐसी ही बातों ने मुझे घर से विरक्त कर दिया। अब क्या था, मेरे बाहर निकलते ही बाप आंखें तरेर कर देखता और मैं सीधी स्टेडियम चली जाती। कई बार मेरे ऊपर झपटता और मुझे बताता कि मैं लड़की होकर खानदान की इज्जत वॉलीबॉल की तरह उछाल रही हूं, जबकि वह खुद इज्जत आबरू को दारू के साथ पिए जा रहा था। बहरहाल मैंने कर्मंडे वाधिका रस्ते मां फलेशु कदाचन कृष्ण के इस उपदेश को अपनी तरह लिया, क्योंकि मैं ब्रजेश था। कर्म किए जाओ, ऐसा मेरा अधिकार है, फल भी अवश्य मिलेगा, यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। फल के रूप में मैंने पाया कि मैं वॉलीबॉल में इंटर यूनिवर्सिटी लेवल से ऑल इंडिया लेवल का प्लेयर हो गया हूँ। हाँ, मैंने 10वीं क्लास से बीए तक अपना रिजल्ट अपनी तरह हासिल किया। मैंने कभी स्कूल कॉलेज की फीस नहीं दी। यह और कुछ नहीं, खेल की उत्कृष्टता का फल था। मैंने शारीरिक ताकत हासिल की, नतीजतन बाप का आतंक शांत था। फिर वह दिन भी आ गया जब राजनैतिक हलकों में अपनी प्रतियोगिताओं के लिए मुझे जाना गया। अब मैं जान गया था कि मैं यहां तक पहुंचा हूं तो इसलिए कि मैंने घर की, गांव की, जाति और समाज की सड़ी गली मान्यताओं को साहस की आग में धरकर फूंक दिया है। शील, मर्यादा, परंपरा और लज्जा मेरे लिए जिंदगी पर लगे पुराने और मैले लेबल थे। मैं बेटी जैसी बेटी नहीं, बहन जैसी बहन नहीं, तो पत्नी जैसी पत्नी कैसे बनूंगा? क्या करता लड़की जैसी लड़की बनकर? हमारे लिए जाति और समाज के नियम कितने कट्टर और खूंखार हैं कि उनके सामने पुलिस और सेना भी घुटने टेक दे। सुना नहीं फरीदाबाद वाला वाकया? एक सिपाही की दास्तान जिसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की बगैर इजाजत के। घर वाले जाति बिरादरी के बाहर कैसे जाते? माता पिता और भाई लड़की से ज्यादा अपनी नाक मूछ की चिंता और रक्षा करते हैं। सदियों से चली आ रही मिसालों में एक मिसाल और आ जुड़ती है। सिपाही ने खुद को स्वतंत्र देश का नागरिक समझा था।
लोकतंत्र में शादी का अधिकार अपना अधिकार माना था। यह अधिकार कोई दे या न दे, लड़की देती है। वह विवाह के लिए वयस्क है। जातियां अलग हैं तो क्या, मन तो मिला हुआ है। मुझे यहाँ महाभारत फिर याद आया कि कैसे जुआ खिलाने का न्योता देकर कौरवों ने पांडवों को बुला लिया था। धोखे, बेईमानी और छल पूर्वक चाल चलकर पांडवों का धन धान्य और राज्य जीत लिया था। साथ में दांव पर लगी द्रौपदी को भी जीता। सिपाही विक्रांत को लड़की के दो भाइयों ने यह कहकर बुलाया कि वे अब अपने मतभेद खत्म करना चाहते हैं, अपनी बहन को देखना चाहते हैं। विक्रांत गया, पत्नी को नहीं ले गया। शायद वह पांडवों के मुकाबले ज्यादा चौकन्ना और दूरदर्शी था। सामने लड़की के भाई थे, दो लोग और थे। बस उन सब ने विक्रांत को सामने पाकर रिवाल्वरों से फायर करना शुरू कर दिया। खत्म हो गया विक्रांत, और इस लोकतांत्रिक देश में जाति व्यवस्था का परचम गर्व से लहराया। मैंने अपनी मां से कहा था, मेरा ब्याह नहीं करना है। अगर कुछ करना है तो इतना कि मेरे साथ चलो, एक छोटा सा काम है। क्या काम? मम्मी ने पूछा था। तो मैंने कहा, सुनकर गश ना आ जाए तुम्हें, हमारे बाप की मार सह सकती हो, मेरी बात पर बेहोश हो जाने की आदत है। यही है एक मर्द और औरत की बात का फर्क। बता, मम्मी की कमजोर सी आवाज थी। फिर भी मैंने कहा, पुलिस में भर्ती होने के फॉर्म भरे हैं, तुम मेरे साथ मंत्री जी के पास चलो। सुनते ही मम्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। बस मेरे मन में यह बात पक्की हो गई कि मम्मी को मंत्री से झिझक नहीं, मेरे बाप का डर लग रहा है। आप समझ गई ना मैम, किसी भी फोर्स से बड़ी जाति होती है और किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल पति होता है। वह पति भी जो दारू में धुत पड़ा रहता है, वह पति भी जो पत्नी को जुए के दांव में लगा देता है। मम्मी उस सती की कोटि में आती हैं जिसने अपने कोढ़ी पति की इच्छा पूरी करने के लिए उसे कंधे पर लादकर वेश्या के घर पहुंचाया था। रूप कुंवर सती तो राजस्थान से हरियाणा तक पूज्य रही है, क्योंकि मुर्दा पति का शीश गोद में रखकर जिंदा जल गई। इसलिए तो मैंने मम्मी जैसी सतियों को छोड़कर पंचायत के लिए चुनी गई सदस्यों से संपर्क किया। इतना अंतर मालूम हुआ कि वे सब अपने पतियों की राजनैतिक दिलचस्पी के कारण ही सही बाहर चलने को तैयार हो गईं। मैंने उन्हें दूसरे दर्जे की सतियों में शुमार किया। उनके मन में किसी लड़की की सहायता या सहयोग की भावना थी या नहीं, मगर स्त्री शक्ति का आभास तो देती थी। शुगर मिल में नौकरी करके जो पैसे मैंने कमाए थे, उनसे एक वैन किराए पर ले ली। मेरी बहन ने कुछ रुपए अपने पति से तकरार करते हुए जुटा लिए और मुझे दे दिए। औरतों के साथ अब मैं उस फार्म हाउस पर पहुंचा जहां मंत्री जी जनता से भेंट करते थे। क्या मुझसे भेंट करेंगे? नहीं मिले तो सब पानी में डूब जाएगा। साहस, उम्मीदें और पैसा। क्यों आया मैं यहां? ये औरतें क्या कहेंगी मंत्री जी से? यही कि बिगड़ी हुई लड़की को पुलिस में नौकरी दे दो और वे इनकी बातें मान जाएंगे। शेख चिल्ली के सपने, मगर आगे बढ़ना मेरा मकसद था। महाभारत पीछा ना छोड़ता था। वही घटना याद आ गई जिसमें दुर्योधन और विदुर दोनों कृष्ण से मिलने गए। दुर्योधन सिरहाने और विदुर पैताने खड़े थे। न्योता दोनों ही देने गए थे, लेकिन पहले निगाह पड़ी विदुर पर, इसलिए उनका निमंत्रण पहले स्वीकार कर लिया। मैं औरतों के साथ पेड़ की छाया में दूर तो खड़ा था, मगर सामने था। मंत्री लोगों की निगाह पहले औरतों पर जाती है अक्सर, चाहे तवज्जो न जाए। मुझे मंत्री जी के बेटे ने पहचान लिया, अपना आदमी मेरे पास भेजा। वही मुझे मेरे साथ आई औरतों के साथ वहां तक ले गया जहां मुझे जाना था। कैसा होता है कभी कभी साहस जमकर अपना रंग दिखाता है, वरना हमें बात करने के मौके कौन देता। तुम वही वॉलीबॉल प्लेयर हो जिसने यहाँ कंपटीशन में, अरे क्या गजब खेला था, अभी तक याद है। मंत्री जी के बेटे के चेहरे की हर रग प्रसन्नता से खिलती हुई और मैं विमूढ़ सा चेहरा लिए क्या कहूं क्या न कहूं की स्थिति में।
हमारे हरियाणा में और कुछ भले कम हो, खिलाड़ी की कद्र बहुत है। ऐसा ना होता तो हमारे जैसों का क्या होता। मैं उसके सामने और औरतें मेरे सामने, जैसे अपनी नस्ल का ही प्रतिनिधित्व हो रहा हो। पंचायत ब्रजेश को अपने खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रही हो। हिम्मत इसी से बढ़ी और कह दिया, पुलिस में भर्ती का मौका है। लोग कह रहे हैं रुपए लेकर भर्ती होगी या फिर तगड़ी सिफारिश। मेरे पास रुपए नहीं है, हो भी नहीं सकते। इतनी सी उम्र में लाखों रुपए जोड़ सकता है कोई? इतने रुपए तो चोरी डाके गबन घोटाले से ही जमा हो सकते हैं। मैंने क्या क्या बोला। बोलने की आदत ही खराब है मेरी। फिर भी मंत्री जी भगवान की मूर्ति की तरह मुस्कुराते रहे। मुझे फिर वह कथा याद आई कि भृगु ने गुस्सा होकर नारायण हरि की छाती में लात मारी थी। भगवान मुस्कुरा दिए बस। हाँ, यह विश्वास भी था मेरा कि मुस्कुराते रहने वाला आदमी किसी की बात पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाता। मेरी बात यहां कितनी याद रहेगी। ये लोग हम जैसों की मदद करने से ऐसे ही बचते रहते हैं। उफ, अब भी काम न बना तो मेरा क्या होगा। पहला और आखिरी समय है, क्योंकि पहले भी असफल हो चुका हूं। कितनी मुश्किल से अपना समर्थन बनाया। 22 दिन निकल गए औरतों को मनाने में। मंत्री जी ने फरमाया, इनसे बायोडाटा ले लो, कहो आराम से बैठें। मैंने गहरी सांस ली, फिर सिर झुका लिया। बेचैनी ऐसे उभरी कि झटके से सिर उठा दिया। मंत्री जी की आगे बढ़ती हुई निगाह, उसी को मैंने जकड़ लिया। अब मेरी आवाज में न प्रार्थना थी, न पुकार, न विनय थी, न मिन्नत। बस स्वर में ट्विस्ट था। आपको याद नहीं होगा सर, एक बार बिल्कुल ऐसे ही आपने कहा था कि जाकर आराम से सो। तुम जैसे खिलाड़ियों को जॉब नहीं मिलेगा तो किसको देंगे हम। मैं आश्वासन पर रहा और हाथ खाली हो गए। मैं बेकार बेकाम। मंत्री जी आंखें बंद किए हुए थे। आंखें खोली तो बोले, तुम लड़की नहीं हो। नौकरी के लिए तो लड़की ही हूं, लेकिन अपने समाज के लिए लड़का। शाबाश। मुझे नहीं पता कि लड़की या लड़के के लिए आपका इरादा क्या है। हाँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपने ही हाथों फांसी, क्योंकि मेरे घर के हालात ऐसे ही हैं। क्या क्या बताया जाता। अपनी स्थितियां यादों के रूप में सामने आती। दर्द के सोते फूटने लगते। जिस सहेली का सहारा मुझे मिला था, वह तो खुद ही अपने पिता और भाई के सेक्सुअल संबंधों को झेल रही थी। पिता और भाई उससे सहेली लाने की मांग करते, नहीं लाती तो उसे पीटते। कैसे रिश्ते हैं ये। और इन तीनों को लोग पिता, पुत्री, बहन और भाई मान रहे हैं। कितने झूठे हैं लोग। इसी उलझन में फंसी धंसी वह मुझे गेम की प्रैक्टिस के लिए सिरसा ले गई, क्योंकि जाना मेरी मजबूरी थी मैच के सिलेक्शन के लिए। वहां सहेली और मुझे लेने एक 40-45 साल का आदमी आया। बस स्टैंड से सीधे हमें होटल ले गया। अपना परिचय दिया, मैं लोक सेवक हूं, खेल की व्यवस्था मैं करूंगा। स्टेडियम अपना ही है, पहले फ्रेश हो लो, रूम बुक करा रखा है। उफ, शंतो तो कह रही थी कि बुआ के घर जाएंगे। शंतो पहले नहा ली, मेरे नहाने की बारी थी। मैंने नहाकर जैसे ही दरवाजा खोला, बड़ा उल जलूल सीन था। वह आदमी और शंतो। बस दोबारा मैंने दरवाजा बंद कर लिया, बाथरूम में खुद को कैद कर लिया। क्यों आना था मुझे। ऐसी मजबूरी कोई नहीं होती कि हम किसी भी आदमी के शिकार बन जाएं। इसने मुझे भी बिस्तर पर पटक लिया तो क्या इस सब के लिए ही पिता से इतना झगड़ा किया। क्या मां की कायरता को इसी हश्र के लिए लानत दी। भाग जाऊं यहां से, मगर कैसे। मैंने खाना नहीं खाया। शंतो से लगभग झगड़े में मारपीट की नौबत आ गई। अब वह मेरे साथ बुआ के घर जाने को तैयार हुई। उसने रो रो कर बताया कि वह सिर्फ कुछ पैसे कमाने यहाँ आई है, पिता और भाई के दबाव में। वैसे भी आजकल ऐसा ही चल रहा है। सिरसा राजनीति का गढ़ है। यहाँ हमारा संपर्क बड़े बड़े नेताओं और हैसियत वाले लोगों से हो सकता है। लोक सेवक जी कितनी ही लड़कियों और औरतों को राजनीति में ला चुके हैं।
तूने सबको बुरी नजर से क्यों देखा? संतों ने मेरे सामने ही कई राजनीति से जुड़ी औरतों को फोन किया। उनसे कहा कि उसके साथ उसकी एक सहेली आई है, भाषण दे लेती है, खिलाड़ी भी है। उसका कद लंबा है, रंग गोरा है, सुनहरे बाल हैं। क्या अब मुझे भाग जाना चाहिए? मैंने सोचा, तय भी यही किया। संतों की सीधी सादी सौदेबाजी मुझे भटका रही थी। दूसरे दिन हमसे मिलने कुछ औरतें आ गईं। लोक सेवक जी साथ थे। एक ने आंखें चौड़ी करके कहा, अरे यह तो वही है जो एक समारोह के दौरान पार्टी का बैनर उठाकर लगातार 3 घंटे रैली में चलती रही थी। नारे लगाए थे क्या जोरदार। चुनाव के मौसम में ऐसी लड़कियां बहारों की तरह होती हैं। इसे तो स्थायी तौर पर राजनीति में होना चाहिए। भाग जाने का बानक न हो, ऐसा नहीं, मुझे ही दुविधा किनारे नहीं लगने देती थी। राजनीति के आगोश में तो सब कुछ है, इनाम, खिताब, नौकरी, तरक्की, बड़े से बड़े पद। मगर संतों के आसपास राजनीति के सदस्यों के झुंड हैं, जो लड़कियों से मधुमक्खियों की तरह चिपट जाना चाहते हैं। एक ना एक नया आदमी रात का न्योता देता हुआ खड़ा मिलता। इनकी संतुष्टि हमें चीर फाड़ कर रख देगी। झोंक आई, वहां से चल देने का मन बना लिया। संतो जैसी अच्छी दोस्त खो देने का दुख बहुत था। उसकी मजबूरी इतनी जकड़बंदी की थी कि खुल जाना ही गुनाह लगता। पिता और भाई के अत्याचारों से ज्यादा लोक सेवक का व्यभिचार नहीं महसूस होता था, क्योंकि वह इसी माध्यम के जरिए ऊंची सीढ़ियां चढ़ाने की सोचता। अब स्टेडियम की जगह गांव में खेतों ने ले ली। सवेरे 3 बजे ही उठकर प्रैक्टिस के लिए खेतों में पहुंच जाना। बाप जागे उससे पहले ही लौट आना। कलह के लिए समय भी कहाँ है। खेत में अभ्यास का यह फल रहा कि पांव में बड़ी मोच आ गई। स्पोर्ट्स के कारण खिलाड़ियों के हाथ पांव तो टूटे और खराब रहते ही हैं, लेकिन जब नौकरी के लिए फिजिकल टेस्ट हो तब मेरी तो जान ही निकल गई। मुझे अभी न जाने कितनी और किस किस फ्रंट पर परीक्षाएं देनी हैं। वह कौन सा संकल्प था, कौन सी लगन थी, कौन से इरादे थे कि पांव के दर्द से बेखबर कोई ब्रजेश मेरे भीतर दौड़ रहा था, हाई जंप कर रहा था। क्या कृष्ण यह कह रहे थे कि खुद को भी नष्ट करना पड़े तो करो, कर्म करना ही तेरे अधिकार में है, फल क्या होगा मत सोचो। हाँ, आज परिणाम मेरे बूते के बाहर हैं, मगर है तो मेरे बूते के कारण ही। जीत या हार, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेरा स्थान रेस में दूसरा था और हाई जंप एक ही जंप में क्लियर हो गया। लॉन्ग जंप 14 फीट था, जो लड़कों के लिए होता है। मैम, लड़का लड़का क्या होते हैं? यहाँ सब सिपाही हैं, अपने अपने फ्रंट पर लड़ते हुए। हम लड़ेंगे उस समाज से जो लड़कियों के लिए असंवेदनशील और अन्यायी है। अच्छा, जय हिंद मैम, कहकर ब्रजेश ने मुझे पुलिस के अनुशासन में सैल्यूट किया और चली गई वह लड़की। मैं उसकी कहानी में लीन। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।